2 करोड़ नौकरियां, करप्शन का खात्मा होगा और 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। पर कोविड की दूसरी वेव ने ये दिखा दिया कि न ऑक्सीजन थी, न बेड थे और न दवाइयाँ। 2014 में अच्छे दिन का एक नारा था, अच्छे दिन। देखिए ये जुमला है। जो लीडर दुनिया में टॉप पर है उसके अपने लोग ही उससे नाराज क्यों हैं? बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 2014 एक नया सपना, एक नई उम्मीद। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अच्छे दिन। 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगेंगी, करप्शन का खात्मा होगा और 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। भारत के करोड़ों युवाओं ने, मजदूरों ने, किसानों ने एक नए भविष्य पर भरोसा किया। इस बार वोट बैंक नहीं, एक विश्वास की लहर बनी और उस लहर ने मोदी जी को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा दिया। 2014 में बीजेपी ने जीती 282 सीट। An opposition party has come to power by winning the people's mandate. ये पहली बार था 1984 के बाद जब किसी एक पार्टी ने लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी ली थी। राजीव गांधी जी ने 414 सीट जीती थी। उसके बाद तक कांग्रेस भी वहां नहीं पहुंची और 2019 में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 303 सीट। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस ने लगातार 2 बार अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात थी। वो समय था जहां लग रहा था अब बदलाव पक्का है। जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते। और हिंदुस्तान को लगा कि अच्छे दिन की सुबह अब दूर नहीं। और 2014 में मोदी जी ने कहा था, मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूँ। और 2019 में उन्होंने बोला था, अच्छे दिन। लेकिन दोस्तों, जब 2024 का रिपोर्ट कार्ड सामने आया तब सवाल उठने लगे, क्या बीजेपी के अच्छे दिन का जादू अब कमजोर हो गया है? 6 जुलाई 2025 को मोदी जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। Prime Minister Narendra Modi achieves an extraordinary feat, officially becoming the nation's second longest serving Prime Minister. 4079 दिन लगातार पीएम की कुर्सी पर। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले प्रधानमंत्री बन गए। सिर्फ नेहरू जी उनसे आगे हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के बाद सवाल ये है, क्या अब उस गारंटी का जादू टूट रहा है? क्या मोदी जी नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? चलिए जानते हैं। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे और डिक्टेटरशिप आए। और ये मैं नहीं बोल रहा, नंबर खुद बोलते हैं। अगस्त 2020 जब नेशनलिज्म पीक पर था, अप्रूवल रेटिंग थी 78%। सिर्फ 4 साल में अगस्त 2024 ये गिरकर 59% हो गई और पहली बार 22% लोगों ने कहा मोदी जी की परफॉर्मेंस पुअर है। मतलब पहले आत्मक था, लेकिन अब आत्मक नहीं हुआ। और दोस्तों, पहली बार ही राहुल गांधी जी भी 22% के ऊपर चले गए अप्रूवल रेटिंग में। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी के समर्थक 49% होते हैं, लेकिन राहुल गांधी 22% पर आ गए हैं। और ये है बीजेपी के लिए असली डेंजर बेल, क्योंकि अब तक कर होती थी मोदी वर्सेस अदर्स। तस्वीर बन रही है मोदी वर्सेस राहुल। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इतना बड़ा चाम एकदम से खत्म कैसे हो गया? देखिए, 2014 का सबसे बड़ा वादा था 2 करोड़ जॉब हर साल, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। लेकिन 2016-17 में एम्प्लॉयड पर्सन थे 41.27 करोड़ और 2022-23 तक घटकर हो गए 40.57 करोड़। मतलब 70 लाख जॉब्स गई और हर साल 80 लाख नए युवा जॉब मार्केट में भी आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना नौकरी मिली ना सपना पूरा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो 2016-17 में था 7.4% और 2023 तक 7.6%। मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया से जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होगा 2022 तक। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है तो वो 2 करोड़ जॉब का टारगेट भी बड़ी आसानी से रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता था। पर अफसोस 2023 में मैन्युफैक्चरिंग
जीडीपी में सिर्फ 16.4% तक अटका है। एक तरफ 2047 तक हम विकसित भारत का विजन देखते हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया। मेक इन इंडिया अभी तक मेड ऑन पेपर ही है, कंट्रीब्यूशन में वो काफी पीछे है। दूसरा, 2016 के बजट में एक और बड़ा प्रॉमिस किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। पर 2020-21 के फार्म प्रोटेस्ट ने इस वादे को हिला दिया। एमएसपी अनरिजॉल्व्ड, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी और दुगनी आय की बजाय किसानों को घाटा तक उठाना पड़ रहा था। जैसे अन्नदाता ने खुद कहा था, पेट भरना मुश्किल है, आय दुगनी कैसे होगी। और बात करें हेल्थ केयर की, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आयुष्मान भारत एक बड़ा प्रॉमिस था। पर कोविड की दूसरी वेव ने ये दिखा दिया कि ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थे और ना दवाइयाँ। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। मिडिल क्लास हेल्पलेस, गरीब और भी ज्यादा परेशान, एम्बुलेंस के हॉर्न, ट्विटर पे क्राइज फॉर हेल्प और शहर शहर में लाशों की कतारें। यहाँ पे हमारा कुछ पता नहीं है कि यहाँ हमारा भी संस्कार हो सकता है। अभी कम से कम 40-45 डेड बॉडी पर डे हम घरों से उठा रहे हैं। वो था पल जहाँ स्लोगन और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा था। और इसके बाद सबसे बड़ा हार्म 2014 के चुनाव में गूंजती एक लाइन, 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। अमित शाह जी ने बाद में खुद कहा था, देखिए ये जुमला है। और दोस्तों, आवाम के लिए ये एक जुमला नहीं, भरोसा था। और जब पूरा नहीं हुआ तो भरोसा हिल गया। और पॉपुलैरिटी पे सबसे बड़ा झटका जब फैजाबाद अयोध्या सीट हारना। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद डिफीटेड सिटिंग बीजेपी एमपी लल्लू सिंह। ये अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक झटका था। मंदिर बना, इनॉग्रेशन भी हुआ, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खोला गया तो जनता का संदेश कुछ और था। रोटी, कपड़ा, नौकरी के बिना सिर्फ धर्म से कुर्सी नहीं जीती जा सकती। और सबसे बड़ा बट हिडन हार्म, अब बीजेपी और आरएसएस के अंदर भी एक तस्वीर बन रही है और तस्वीर है सक्सेशन की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने खुद कहा था 75 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए एक पॉलिटिशियन को। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। और मोदी जी उस थ्रेशोल्ड के करीब हैं आने वाले सितंबर में। अमित शाह को 25% लोगों ने अगला पीएम कैंडिडेट देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का 19% अप्रूवल है। मतभेद खुले आम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के अंदर एक हल्की सी दरार जरूर नजर आ रही है। पर दुनिया भर में मोदी जी अभी भी सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में 75%। लेकिन घर के अंदर सवाल उठ रहा है, जो लीडर दुनिया में टॉप पर है, उसके अपने लोग ही उससे नाराज क्यों हैं? और यहाँ अप्लाई होती है एक फेमस पॉलिटिकल थ्योरी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। ये थ्योरी कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी धीरे धीरे एक इलीट ग्रुप के कंट्रोल में आ जाती है। लॉन्ग टर्म रूल मींस पावर एक ही सर्कल के अंदर कंसंट्रेट हो जाता है। और जैसे ही आवाम को लगता है कि उनकी आवाज दब गई है, एंटी इनकम्बेंसी और रिसेंटमेंट बढ़ने लगता है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ ब्रोकन प्रॉमिसेस का नतीजा है? या इसमें कोई और खेल भी छुपा है, लाइक डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस, ग्लोबल प्रेशर का दाव, या फिर एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो आम जनता को समझ ही नहीं आता। खैर जो भी हो, पर अब बीजेपी के लिए सर्वाइवल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सिंबोलिज्म से ज्यादा सब्सटेंस, रियल जॉब, रियल रिफॉर्म, किसानों के लिए एमएसपी का सोल्यूशन, यूथ के लिए स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में असली डिलीवरी। क्योंकि स्लोगन्स और मंदिर से इलेक्शन जीता जा सकता है, पर भारत का फ्यूचर तभी बनता है जब रोटी, नौकरी, पढ़ाई और सेहत इन पर भरोसा हो। और सबसे बड़ा, एक नया ट्रस्ट बिल्डिंग। क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का रिकॉर्ड भी अपने बेस को वापस नहीं ला पाएगा। 2014 में अच्छे दिन का एक नारा था, 2019 में एक लहर थी, 2024 में एक रिपोर्ट कार्ड है। और असली सवाल ये है, क्या 2029 तक मोदी जी की कुर्सी बची रहेगी या फिर बीजेपी का जादू सच में खत्म हो रहा है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।